कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोई बिहार में अब जंगल राज, कट्टा राज, गुंडा राज, दंगा राज, भ्रष्टाचार, घोटाला नहीं चाहता है। और जो फर्जी पीडीए चलाने वाले वहाँ घूम रहे थे और जिस प्रकार से कांग्रेस के जो नामदार श्री राहुल गांधी हैं, जो मतलब इतने गंदे शब्दों का माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए उपयोग करते हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इनकी गाली का जवाब बिहार की जनता, देश की जनता देगी। ये जो है वो सुशासन की इंजीनियरिंग है, ये जो है वो समावेशी जो है वो विकास की इंजीनियरिंग है, सशक्तिकरण की इंजीनियरिंग है। और ये जो है वो इंजीनियरिंग में नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है या एनडीए का नेतृत्व जो है वो रूम में बैठकर नहीं करता, बल्कि रोड पर जो है वो लोगों के बीच जाकर के लोगों के सरोकार के प्रति समर्पित होकर के करता है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी और एज ए लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को बहुत कुछ बीजेपी से सीखना है। बीजेपी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा कैसे कर सकती है, और फिर तब जब बिहार में मैं खुद घूमा हूँ, तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी थी या कांग्रेस के साथ आना या हमारा जो गठबंधन था, लोग बदलाव के लिए आ रहे थे, ये तो मैं महसूस कर सकता था। लेकिन ये नहीं पता था कि लोगों को नौकरी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर या बिहार के विकास के सवाल पर, किस सवाल पर वोट कर रहे हैं। लेकिन अब 202 डबल सेंचुरी हो जाना, ये हम लोगों को भी टारगेट फिक्स कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यूपी में। वोट ज्यादा मिला आरजेडी को, वोट कम मिला बीजेपी को, लेकिन सरकार प्रचंड बहुमत से बीजेपी। ये साजिशें हैं चल रही देश में, और इसलिए एसआईआर में कुछ भी हो, आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहेंगे कि जिसका वोट नहीं बनेगा, दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कल ये कहेंगे कि बांग्लादेशी हैं, ये बैठिए हैं, इनको बाहर करें। ब्रिज क्षेत्र में अब मांस मदिरा नहीं चलेगी। कौन कौन ब्रजवासी तैयार है? हम आगे अपनी बात रखेंगे, कल भी रखेंगे, संतों से भी रखेंगे, और ब्रजवासी तैयार हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं है जब जिनकी दुकानें हैं उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। बिहार के अंदर एनडीए ने 202 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की है। बीजेपी को 89, जेडीयू को 85 सीट मिली है। महागठबंधन को सियासी लड़ाई में एनडीए ने धूल चटा दी है। महागठबंधन को महज 35 सीटें मिली। आरजेडी को मात्र 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन ये जीत सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में बहस की चर्चा बन रही है, खासतौर पर यूपी के अंदर। बीजेपी ने इसे मगध की जीत बताते हुए अवध की बारी का ऐलान किया है, तो अखिलेश यादव ने इसे चुनावी साजिश करार दिया। दरअसल चुनावी प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि अवध के बाद अब मगध जीतेंगे, जिसका अब बीजेपी जवाब दे रही है। पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि बिहार की जीत बम्पर ठन गई, यूपी में टक्कर। इसी पर महाबहस करने जा रहे हैं। जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आगा यूनुस साहब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और थोड़ी देर में दलित चिंतक और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं महाबहस के सवालों पर। बिहार की जीत बम्पर, ठन गई यूपी में टक्कर। जिस तरह कहा जा रहा था कि बिहार की जीत के बाद से यूपी के लिए कोई संदेश निकलेगा क्या, यूपी के नेताओं ने जिस तरह जोर आजमाइश की, चाहे वो सीएम योगी हो या फिर अखिलेश यादव हो, अपने अपने गठबंधनों के लिए दोनों ने जो चुनाव प्रचार किया, उसके बाद अब नतीजों के बाद जो वार पलटवार शुरू हुआ है। बिहार में दाम नहीं चला, विपक्ष का एसआईआर पर ठीक रहा। अब एसआईआर को वजह बता रहा है विपक्ष कि भाई एसआईआर ऐसा कराया गया कि महागठबंधन के वोट काट दिए गए, बीजेपी एक बार फिर से बेईमानी हुई, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। कर शपथ मगध के बाद अब अवध,
दरअसल ये अवध जीतकर मगध जीतेंगे का नारा अखिलेश यादव ने दिया था, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि मगध जीत लिया, अब अवध की बारी है, क्योंकि बहुत जल्द 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी विधानसभा चुनाव है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल राजेश चौधरी जी आपके लिए, ये एसआईआर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। साफ तौर पर नेता खुले तौर पर यह बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई एसआईआर हुआ, उसमें बीजेपी ने बेईमानी कर ली, अब जो भी किया, लेकिन पश्चिम बंगाल और यूपी में ऐसा नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता और बिहार की जनता का लगभग एक जैसा माइंडसेट है, एक जैसा रहन सहन, एक जैसा खान पान है और सोचने की क्षमता भी लगभग एक जैसी है। और ये तो समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए, उत्तर प्रदेश का ही तो सेमीफाइनल हुआ है, वहां इन्होंने ही नारा दिया था कि मगध को लेंगे, फिर अवध ले लिया, मगध लेंगे। तो मगध तो जिसको देना चाहिए था जनता ने, उसने उसको दे दिया। अवध पहले भी देख रखा है और आगे भी कायम रहेगा। 2027 में क्या होने वाला है ये सामने दिख रहा है, उसी का आईना दिखाया है अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को। वहां गुंडागर्दी से लड़ाई थी, वहां भ्रष्टाचार से लड़ाई थी, वहां अराजकता से लड़ाई थी। जनता नीतीश कुमार और मोदी जी के चेहरे पर वोट डालने वाली थी। और मैं तो वहां लगभग 1 से 1.5 महीने रहा और लगभग 20-22 जिले जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस जिले में जाता था तो वहां लगता था कि ये और ज्यादा उत्साह के साथ एनडीए के साथ आने वाले हैं। तो अब इनको तो आईना दिखा दिया है। अखिलेश जी भी गए थे वहां, सब पूरी ताकत इन्होंने लगाई थी, इनका रिलेशन भी है उस परिवार में। तो जनता ने ठीक से आईना दिखा दिया है कि वो किसी ऐसे राजक तत्व को सत्ता नहीं दे सकते जिसके राज्य में गुंडागर्दी होती हो, अपहरण उद्योग चलता हो। और आज विकास की यदि बात करें तो बिहार में विकास का मॉडल भी देखने लायक है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, लगभग उसी तरह से विकास हुआ है। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां रोड नहीं हो, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां 24 घंटे बिजली नहीं आती हो, जहां स्कूल नहीं हो, जहां स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना हो। नीतीश कुमार जी ने एक विकास का मॉडल खड़ा किया और उसके समर्थन में वहां की जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व चलिए, कुल मिलाकर बिहार में जो बम्पर जीत हुई है उसके बाद यूपी में सियासी टक्कर ठन गई है। अब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे बीच में। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आत्मचिंतन का वक्त है, जाहिर सी बात है क्योंकि नतीजे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन हर बार कभी चुनाव आयोग, कभी प्रशासन और अब एसआईआर, हार का ठीकरा इन्हीं चीजों पर फोड़ा गया है। आस्था जी, सबसे पहले अगर इस चुनाव नतीजे पर किसी को बधाई देना है और कोई बधाई का पात्र है तो इस देश के इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी। और ज्ञानेश कुमार जी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में बहार है, ये बात बिल्कुल तय है। इस चुनाव को अगर आप देखेंगी तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग तरह का नैरेटिव देश के सामने रखा है, उसे मैं समझाने का प्रयास करूँगा। एक तो जनमत हो गया आपका और एक बहुमत हो गया। जनमत आपने देखा कि गठबंधन के साथ था, आरजेडी पार्टी पिछले चुनाव में 2020 के 90 लाख वोट पाती है और इस चुनाव में 1 करोड़ 15 लाख वोट पाती है, लेकिन सीटों में वो तब्दील नहीं होता है। तो ये तो जनमत महागठबंधन के साथ था क्योंकि ज़्यादा वोट मिले, ज़्यादा लोगों ने हमें वोट दिया। दूसरा जो बहुमत है वो एनडीए के पक्ष में है। सीटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी की 202 सीटें, और ये 202 सीटें भारतीय जनता पार्टी खुद भी हजम नहीं कर पा रही कि कैसे आ गई है। देश का मीडिया जगत भी नहीं हजम कर पा रहा है, बिहार के लोग तो कर ही नहीं पा रहे हैं और विपक्ष भी नहीं कर पा रहा है, तो हजम तो किसी को नहीं हो रही है, ये बात बिल्कुल तय है। अब जो भारतीय जनता पार्टी का तीसरा नैरेटिव है वो मोदी मत है। मोदी मत एक ऐसा मत है जो चुनाव आयोग से डायरेक्ट लिंक्ड है। मोदी मत का मतलब कि मोदी के मन में जो मत आ जाए कि 202 सीटें लेनी है, उस मत को चुनाव आयोग को सीधे मैप कर दिया जाता है। और चुनाव आयोग ऐसा कौन सा एल्गोरिथम लगाता है, एल्गोरिथम के बाद उसमें मशीन लर्निंग भी लगा देता है और वो सीधा नतीजे में बिल्कुल तब्दील हो जाता है। ये जरूर चिंता का विषय है और इससे देश को और लोकतंत्र को जो खतरा है उसे बचाने की जिम्मेदारी विपक्ष के पास है। और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो 2024 के नतीजे थे, अवध हमने जीता था, अयोध्या जीता था, तो अगर जनता हमारे साथ है, 2027 में जो समाजवादी पार्टी और महागठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को हराया था, मोदी जी को हराया था, उनके सारे षड्यंत्र को नाकाम कर दिया था, उनके सारे और बाकी जो गलत तरीके थे उनको हमने नाकाम करने की कोशिश, नाकाम कर ही दिया था अल्टीमेटली। और हम 43 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे। तो 2027 में मैं आपसे फिर दावा करके जा रहा हूं आपके चैनल पे, 2027 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तर प्रदेश से तय है।
43 सीटों के सापेक्ष जितनी विधानसभा सीटें आती हैं उससे कहीं ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिलेंगी, ये बात निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं। दूसरी बात ये कह रहे थे कि अराजकता और गुंडागर्दी की बात, मोदी जी के और अमित शाह जी के नाक के नीचे AK-47 से किसी को भून दिया जाए बिहार में, ये जंगल राज नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। चलिए, इन सारे मुद्दों के बावजूद बिहार की जनता ने यही जनादेश दिया है और ये चुनाव पार्टियों से ज्यादा गठबंधनों ने लड़ा है। और जिस वोट शेयर और जनादेश और बहुमत की आप बात कर रहे हैं, ये चुनाव जो था वो पार्टी से ऊपर एक तरीके से गठबंधनों का चुनाव ज्यादा था। हमारे साथ आगा यूनुस जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आगा यूनुस जी, क्या चले फिलहाल वो नहीं है, गंगा सहाय हमारे बीच में है, दलित चिंतक। गंगा सहाय जी, पीडीए की खूब बात हुई। एक तो सीधे तौर पर MY फैक्टर जो आरजेडी के लिए कहा जाता है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। एक नया और स्ट्रांग वोटर बन के उभरा जो हम कई पिछले चुनावों से ट्रेंड दिख रहे हैं, वो है महिलाएं। जाति की दीवारें भी गिर जाती, महिलाएं कन्विंस होती हैं तो जातियों की, धर्मों की दीवारें भी गिर जाती हैं। उनको जो समझ आता है, जो पसंद आता है, तो फिर वो महिलाएं उसके साथ जाकर खड़ी हो जाती है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अब बीजेपी कह रही है कि फर्जी पीडीए वालों की हवा निकल गई, उनका पीडीए फर्जी था। गंगा सहाय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए। यही सवाल रतिभान जी आपके लिए। रतिभान जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है? जी जी, बोलिए रतिभान जी। मैंने कहा बिहार में जो घटनाक्रम हुआ वो अपने आप में अद्भुत है और ये अप्रत्याशित नहीं है। ये अप्रत्याशित ये है कि इतना जबरदस्त चंड बहुमत आएगा, ये अप्रत्याशित लग सकता है, लेकिन बहुमत आना अप्रत्याशित नहीं है। ये लोगों को पता जा रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आपकी आवाज कट रही है रतिभान जी, देखते हैं कोई टेक्निकल दिक्कत है शायद। गंगा सहाय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? उनका भी शायद नेटवर्क इशू है। खैर, बहरहाल दोनों जुड़ेंगे, मैं उनके पास लेकर चलूंगी। राजेश चौधरी जी, आप समझ रहे हैं, और थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के तरफ से एक ट्वीट भी है, अखिलेश यादव उसमें बाइट दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बाई इलेक्शन में हुआ था उसमें बीजेपी ने पुलिस को लगाकर वोट को लूट लिया था, और बिहार में हम ये बात जनता को नहीं समझा पाए कि जो 10,000 से आपको हासिल होगा वो आपको वो हासिल नहीं होगा जो आप जीवन में करना चाहते हैं। 10,000 यानी वही महिला रोजगार योजना जिसको कहा जा रहा है कि एक बड़ा गेम चेंजर भी साबित हुई है बिहार में। देखिए आस्था जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और मैं जहां तक समझता हूं विद्वान और पढ़े लिखे हैं ये, और इनको इतना समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर चुनाव लड़ी है और आरजेडी लगभग 150 सीट पर चुनाव लड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से जो ज्यादा स्थानों पर लड़ रहा होगा तो परसेंटेज में तो ज्यादा वोट उसका आएगा ही ना। यदि 150 सीटों पर हम चुनाव लड़े होते तो और ज्यादा वोट हमारा भी आता। तो ये केवल झूठा नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं, और जहां तक बात कर रहे हैं वो समझाने की, तो वो जनता तो जानती है ना क्या हित है उसका, कौन हितैषी है कौन हितैषी नहीं है। देखो, इन्होंने ध्रुवीकरण किया वहां बिहार के अंदर, और उस ध्रुवीकरण का परिणाम ये हुआ कि MY फैक्टर इन्होंने वहां लागू किया, मुसलमान प्लस यादव, और वो केवल 2 जातियां इकट्ठी होकर के रह गई, तीसरा कोई उसमें जुड़ ही नहीं पाया। उसका परिणाम ये हुआ कि और 36 बिरादरी थी वो एकजुट होकर के एनडीए के फेवर में आ गई, और यही फॉर्मूला ये यहाँ लगा रहे हैं। और मैं कहता हूं ये आज निर्वाचन आयोग पे उंगली उठा रहे हैं आस्था जी, और एक तरफ कह रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया था लोकसभा चुनाव में, तो निर्वाचन आयोग तो यही था, केंद्र में भी सरकार हमारी थी, उत्तर प्रदेश में भी सरकार हमारी थी, मीठा कड़वा कड़वा थू थू। भाई ऐसे कैसे हो जाएगा राजेश जी, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? वही तो आयोग, राजेश वही आयोग और वही सरकार, और ठीक है, सुन लीजिए अब आपका सवाल आ गया। राजेश जी आप वरिष्ठ नेता हैं, आप इस बात को जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में हम मात्र 43 सीटें नहीं जीतते, हम जीतते कम से कम 67 सीटें। तो आपने बेईमानी करके 67 सीटों के बजाय हमें 43 दिया, हम उस पर आपत्ति कर रहे हैं। दूसरी बात हम कह रहे हैं, अभी जब इलेक्शन कमीशन 6 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार वाले चुनाव में बता रहा हूं मैं, उन्होंने बताया कि हमारे पास बिहार में 7 करोड़ 43 लाख वोट हैं,
उसके बाद 11 नवंबर को जब दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हो गई, वही इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमारे पास 7,45,00,000 वोट हैं और 1,70,000 वोट एक्स्ट्रा कहां से आ गए इन दिनों के बीच में, उसकी जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की अगर नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपकी है तो आप भी दे सकते हैं। दूसरी बात, सुशासन के लिए मैंने बताया कि AK-47 बिहार में चल रहा है, उसको सुशासन बोल रहे हैं। अभी मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में शाम को 4 बजे से 7 बजे बिजली नहीं आती है, पावर कट होता है। और राजेश जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आ रही है, वही मॉडल बिहार में लागू होगा। बिहार में भी अंधेर मचवा दोगे। ये उन घुसपैठियों का संरक्षण करना चाहते हैं, SIR का विरोध करने में भाई क्या है? घुसपैठी मानते हैं? अरे भैया आप घुसपैठी मानते हैं? 1,70,000 मुस्लिम फैक्टर में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के लिए आप SIR का विरोध कर रहे हो, वोट डाल रहे हैं, और SIR पहली बार बिहार में भी वोट डाल रहे हैं, वो क्या घुसपैठी है? ठीक है, विदेश की मॉडल आकर के 22 वोट डाल रही है और चुनाव आयोग कान में तेल डाल के बैठा हुआ है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, वोटर है वो मुसलमान है, इसलिए आप SIR का विरोध करते हो। अरे जब विदेशी आकर के देश में बच जाए ना, बताइए आप उनको वोट डालना चाहिए? नहीं, आप कहो बांग्लादेशियों के वोट बना देंगे, आप कहो रोहिंग्या में वोट बना देंगे, आप कहो पाकिस्तानियों को वोट बना देंगे, बताइए ना। जो भूटान, अच्छा आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। रतिभान त्रिपाठी जी पैच है क्या PCR हमारे साथ? उनका टेक्निकल फॉल्ट दूर हुआ क्या? रतिभान जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है। अब बीजेपी ये कह रही है कि भाई पीडीए की बात हुई, महागठबंधन ने पीडीए की बात की, लेकिन बिहार के नतीजे ये कह रहे हैं कि वो पीडीए फर्जी निकला, उसका कोई असर नहीं हुआ। देखिए, बिहार में जो काम आएगा। चलिए, अभी भी टेक्निकल दिक्कत है और कुछ नेटवर्क इशू है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि वो साफ तौर पर उनकी आवाज हम तक आए। प्रोफेसर गंगा साय हमारे साथ है। गंगा जी, यही सवाल आपसे। सवाल जी, पीडीए की हवा निकल गई, ये कह रही है अब बीजेपी। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक आत्म समीक्षा का मौका तो है। सिर्फ चुनाव आयोग को दोषी ठहरा करके या सब कुछ घपला हुआ ये कह करके तो हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। तो एक आत्म समीक्षा का मौका तो है कि चीजों को ठीक से समझे कि कहाँ गलती हुई है। निश्चित तौर पे बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बाद भी जनता ने स्वीकार नहीं किया, तो कुछ ना कुछ कमी रही है, उस कमी को दुरुस्त करना पड़ेगा, चाहे वो आगे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके या आगे की राजनीति को ध्यान में रख करके। और जो अखिलेश जी ने एक बात कही आज, जो आपने स्टेटमेंट सुनाया कि हमको बीजेपी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। देखिए, सभी संगठनों के पास में, जो राजनीतिक दल है उनके पास में थोड़ा बहुत सामाजिक संगठन होते हैं, लेकिन आरएसएस जैसा मजबूत संगठन किसी के पास नहीं है। एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जो घर घर तक पहुंच चुका है, देश का कोई घर उससे बचा हुआ नहीं है। तो ऐसा सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन खड़ा करना, ये राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि हम जमीनी स्तर पर हर व्यक्ति से तभी जुड़ पाएंगे जब सिर्फ हमारे पास नेता नहीं, कार्यकर्ता होंगे, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन होंगे, जिससे कि हम, जैसे एक जमाने में कांशीराम जी ने शुरू किया कि घर घर तक जाना है, तो जन आंदोलन से उन्होंने अपनी बात शुरू की, जनता तक जाकर बात शुरू की। ठीक है, चलिए, फिलहाल सिग्नल चला गया। धर्मेंद्र जी, मायावती ने बिहार चुनाव में एक रैली की, 5 सीटों पर जबरदस्त प्रचार हुआ और 1 सीट बसपा ने जीत भी ली। आस्था जी, मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी मत है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, देश के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी। मोदी के मन में जो बातें आ जाएंगी वो चुनाव आयोग को उसकी मैपिंग करके करना ही करना है। इसीलिए आपने देखा कि जनमत हार गया, बहुमत जीत गया बिहार के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने आपको आंकड़े बताए कि 6 अक्टूबर को अगर चुनाव आयोग कोई आंकड़ा जारी करता है, फिर 11 अक्टूबर को उस आंकड़े में 1,70,000 वोटों की वृद्धि हो जाए, इसकी जवाबदेही बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। समाजवादी पार्टी ने 22,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए थे, लेकिन उस पर 1 पे कार्रवाई हुई या 2 या 3 पे कार्रवाई हुई, बाकी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे ये पता चलता है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग बना हुआ है। और उसके पीछे लॉजिक और भी बताता हूं मैं। जो चुनाव आयोग, उत्तर भारत के चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है,
नियुक्ति का जो स्ट्रक्चर पहले था उसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे, पक्ष और विपक्ष हो गए, और एक निष्पक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। तो निष्पक्ष को वहां से हटाने का क्या मकसद हो सकता है, ये मैं सवाल देश पे छोड़ रहा हूं, मैं आप पे भी छोड़ रहा हूं कि अगर मोदी जी ने काम किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया, तो वो किस मकसद से किया गया, वो क्या चाहते थे ऐसा करके, वो बात देश की जनता के सामने जाना चाहिए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इलेक्शंस को मैनिपुलेट करती है, किस तरह से वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करती है, किस तरह से इलेक्शन कमिश्नर को लगाती है, चुनाव में किस तरह से पुलिस मशीनरी को पिस्तौल के माध्यम से वोट डलवाने का काम करती है, वोट रुकवाने का काम करती है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है? आप ही लोग चुनाव प्रचारिए फाइनल फेज के बारे कह रहे थे ना कि भाई इस बार देखिएगा महागठबंधन कमाल करेगा, महागठबंधन की सरकार आ रही है। तब भी आपसे पूछा जा रहा था वोटिंग ठीक हुई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी ने कोई शिकायत तो नहीं की, कोई ऐसा तो नहीं आया कि भाई मुझे वोट नहीं डालने दिया गया है, मुझे भगा दिया गया। और बीजेपी तब भी चुटकी ले रही थी कि अब देखिएगा 2 दिन बाद ये लोग आएंगे कि भाई चुनाव आयोग भ्रष्ट है, प्रशासन मिला हुआ है, वोटों की चोरी हो गई। हाँ, जब मैच पर देखिए बिहार की जनता ने, आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया ना, बिहार की जनता ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, यानी उसके लिए कोई मुद्दा ही नहीं था। जब ये आत्ममंथन का दौर इस लिहाज से भी कि क्या सही मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और अगर उठाए जा रहे हैं तो जनता क्या आप पर विश्वास कर रही है कि आप उनकी समस्याओं का निदान कर देंगे? बिहार के अंदर जो युवा है, जो नौकरी के लिए तैयारी करता है, दिल्ली में भी रह के करता है, लखनऊ में भी रह के करता है, इलाहाबाद में रह के करता है, पटना में रह के करता है, अगर उसके पर्चे 17 बार लीक हो जाएंगे तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? मुझे बताइए आप। अगर युवाओं के साथ नहीं है तो वोट कौन दिया उनको? राजेश, 58% युवा है बिहार के अंदर, और इसी बात से महागठबंधन को उम्मीद थी कि तेजस्वी एक बड़ा युवा चेहरा बनकर उभरेंगे और यूथ उनके साथ जाएगा, कम से कम बेरोजगारी के मुद्दे पर। देखिए आस्था जी, आज दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो सब जानते हैं कौन पार्टी के पास क्या योजना है, आगे देश को और अपने प्रदेश को ले जाने के लिए क्या विजन है, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इनके पास ना तो कोई विजन है, ना कोई योजना है आगे उन्नति की, बिहार का विजन बता दीजिए। सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार का विजन बता दीजिए, युवाओं के लिए क्या है कि पर्चा लीक नहीं होगा। नहीं, आप समझदार व्यक्ति, आप बताइए ना, पर्चा लीक नहीं होगा इसके लिए क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जो एजेंसी बार बार ब्लैक लिस्ट होती है, उस एजेंसी को आप पेपर कराने के लिए देते हैं। एक सेकंड। जो प्रिंटिंग एजेंसी ब्लैक लिस्ट होती है उसको आप पेपर प्रिंट कराते हैं। ये मुद्दा आपने बिहार में उठाया था, बिहार में उठाया था, रिकॉर्ड मतदान हुआ बिहार के अंदर, 2020 से भी ज्यादा मतदान हुआ बिहार के अंदर। नहीं चाहती है जनता, युवाओं का मतदान नहीं चाहती है जनता, सोचिए। 58% तो युवा है ही ना। अखिलेश जी ने जो कहा है बीजेपी से कुछ सीखना है, तो अरे बीजेपी से सीखना है तो सेवा सीखिए, संस्कार सीखिए, विकास की राजनीति सीखिए, आप लोग से सीखिए ना करके, बड़ों का सम्मान करना सीखिए, बड़ों का सम्मान करना सीखिए। आपकी पार्टी में तो दुनिया भर के बलात्कारी भरे हुए हैं। आपको प्रज्वल रेवन्ना जानते होंगे, बार-बार प्रज्वल रेवन्ना को जानते होंगे, उसका चुनाव प्रचार करने मोदी जी चले गए हैं, उसमें क्या एलिगेशन है भी जानते होंगे, चिन्मयानंद को भी जानते होंगे, कुलदीप सिंह सेंगर को भी जानते होंगे, काशी में जो दरिंदगी हुई है आपके पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, एक दूसरे के समय का सम्मान करें, अच्छी नहीं लगती, दूसरे के समय का सम्मान करें। धर्मेंद्र जी आपने अपनी बात रखी ना, उनको बोलने दीजिए। हाँ, फिर राजनीति करोगे। अरे भाई, आप जनता की नब्ज नहीं जान पा रहे हो, डिबेट करो ना, विषय पर बात करिए ना, आप लोग एक दूसरे पर क्यों कीचड़ उछाल रहे हो? वास्तव में जो अखिलेश जी ने कहा है ना, आत्ममंथन करिए, कार्यकर्ताओं को ज्यादा करने की जरूरत है, भाजपा से क्या सीखना है। अच्छा, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता फाइनली जुड़ गए हैं, आगा साहब है हमारे बीच में। स्वागत है आगा जी। वैसे तो मेरे पास मुश्किल से लग रहा है 45 सेकंड का वक्त बचा है, लेकिन चलिए सवाल मैं वही आपके सामने रख देती हूं कि बिहार चुनाव के नतीजे पूरे देश के अंदर एक सियासी चर्चा का विषय है। यूपी में भी जल्द चुनाव होने जा रहा है, बिहार चुनाव को बहुत लिहाज से अहम माना जा रहा था कि यहां से संदेश निकलेगा, पर बिहार चुनाव में महागठबंधन का जो हश्र हुआ, अब आपको क्या लग रहा है कि जो मुद्दे आप उठाते हैं क्या वाकई वो सही हैं, और अगर मुद्दे सही हैं तो फिर जनता को आप पर विश्वास नहीं है? देखिए, बिहार चुनाव की सबसे पहले मिस्टर ज्ञानेश कुमार जी को इसकी जीत की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये देश पूछ रहा है इस वक्त, और देश और बिहार तो नहीं है, वो कहावत है ना कि धूल चेहरे पर थी मैं आईना साफ करता रहा। राहुल गांधी भी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, मेरे सवाल को तो सुन लें। हाँ, अच्छा ठीक है, बोलिए।
बिहार राहुल और गांधी भी देश ये भारतीय जानना जनता चाहता पार्टी है को वो वैसे भी कि 40 सेकंड बिहार और देश जानना चाहता है कि वोटिंग से भाई पहले राहुल गांधी जी ने जो भी तो संख्या जाकर बताई के छठी गई मैया का और अपमान मतगणना किया। के बाद जो संख्या है हिंदुओं उसमें का 3 लाख अपमान वोटर किया का कि नहीं अंतर किया? कैसे तो आ मैं गया? तो राहुल गांधी जी को बहुत बिहार बहुत की आभार जनता ये प्रकट करता जानना हूं कि चाहती वो है भारतीय कि जनता पार्टी का एसआईआर के विकास नाम पर करते हैं जहां 65 लाख जाके। वोटर्स को कैसे बाहर किया गया। ये पूरा एक खुला षड्यंत्र शुरू से लग रहा था। उसी षड्यंत्र के तहत ये कहीं ना कहीं इस जीत को चुराया गया है। इस वोट चोरी का जो अब ये आगे का मामला तो जो है विपक्ष आगे लगातार आएगा। आरोप लगा रहा है कि एसआईआर वजह है और हर बार की तरह 3 लाख वोटर कहां से बढ़ गए? फिरकर सुई चुनाव 3 आयोग पर लाख लाकर वोटर टिका दी कहां से गई बढ़ है गए? कि एनडीए की जो जीत बिहार के अंदर हुई है वो बेईमानी है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन मौजूदा वक्त की ये सच्चाई है कि इस बार बम्पर जीत एनडीए की बिहार के अंदर हुई है। किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी वहां पर नहीं थी। बात चाहे महिलाओं की हो या फिर युवाओं की हो या फिर पिछड़ी जातियों की हो, एक मुश्त सबने एनडीए का साथ दिया है। और ये जीत जो है वो सिर्फ बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर। बीजेपी ने इसे मगध की जीत बताते हुए अवध की बारी का भी ऐलान कर दिया है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।